यूनिफॉर्मली इनसाइड द वॉल क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को 1 एम्पियर के। हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल को हम देखेंगे, जिसमें आपके पास कुछ प्रॉपर्टी सुन लो फिर से। चार्ज की कमाल की प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन की, यानी जिसे हम क्यू इक्वल टू क्या कहते हैं, एनी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि किसी भी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ई होगा, 2 आएगा तो 2 ई होगा, 3 आएगा तो 3 होगा, कॉमन लिखा हो तो क्या होगा, अब एन आ जाए तो क्या होगा, एन, जिसे हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। एक ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। दूसरा, चार्जिंग की प्रोसेस में क्या इस्तेमाल होगा कि बॉडी पे अगर हमारी बॉडी के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है, और बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए यानी तो वो जो भी बॉडी है क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी आएगा तो बॉडी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज, और जाएगा तो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो बातें हम इस्तेमाल करेंगे, और इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज होगा। कुछ क्वेश्चंस आज के ऐसे भी होंगे जो आपको रिमेंबर, यानी याद रख लोगे तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं आपको लर्न करनी पड़ती हैं जो कि आगे किसी दूसरे क्वेश्चन में क्या होती हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल होती हैं। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन, बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाई, कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज कैसे हो सकती है, यानी नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने अभी इस प्रॉपर्टी की बात की थी कि किसी बॉडी को देखा जाए तो वो न्यूट्रल पाई जाती है। यानी हमने अगर एटम के स्ट्रक्चर को देखा हो तो जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, न्यूट्रॉन को छोड़ दो, जितना प्लस यानी जितना प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हम कहते हैं ये बॉडी कैसी है, जीरो चार्ज बॉडी है। जीरो चार्ज का क्या मतलब होता है, जीरो चार्ज का मतलब होता है कि उसके ऊपर जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव, क्योंकि हर बॉडी में एटम तो होगा ही होगा, तो नेट एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता उसमें। तो नेट चार्ज क्या कहते हैं, जीरो, यानी उसके ऊपर चार्ज दोनों पाए जाते हैं, इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। तो इसके अंदर अगर हमें इस बॉडी को क्या करना है, नेगेटिव चार्ज करना है, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास देखो इस डायग्राम के हिसाब से 2 अंदर प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने अंदर बाहर से लाके इसमें कहीं अंदर कर दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें इंसर्ट कर दिया, तो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इसके रिवर्स में दूसरा भी हो सकता था, तो क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से हो जाएगा। देखो गिवन एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखो रॉन्ग हो जाएंगे। गिवन सम प्रोटॉन, प्रोटॉन तो हम यहाँ से मूवमेंट ही नहीं कराते, और प्रोटॉन अगर देते भी हैं मान लो किसी वजह से, या पहली बात तो ये ठीक नहीं है, लेकिन मान लो कभी करते भी हैं तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हटाने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हटाने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। रिमूविंग सम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज ही नहीं होता, तो ये बातें क्या हो गई, बेकार हो गई। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से है, दूसरा वाला हिस्सा वो रिवर्स होता उसका, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज की बात कहते तो इलेक्ट्रॉन भागता, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि बॉडी को नेगेटिव चार्ज किया जा सकता है गिवन, या हम कुछ इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर दें, बाहर से दे दें, यानी कुछ चीजों को उसको सप्लाई कर दें, और कुछ चीजों में क्या सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज, किसी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। इसका क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बात की थी इनकी, कि भाई एक कूलाम का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मैं यहाँ पे फिर से आपको समझा देता हूँ, ये क्वेश्चंस बड़ा ध्यान से करने का। एक कूलाम का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और यही चार्ज किसका होता है, यही चार्ज आपका प्रोटॉन का होता है। तो ये जो वैल्यू होती है मिनिमम चार्ज कहलाता है, या मिनिमम चार्ज होता है। और एक कूलाम चार्ज का मतलब है यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कितने होते हैं, क्वेश्चन भी आपको लर्न करने के लिए मैंने कहा था 6.25 10⁻, क्या आता है 18, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। तो क्वेश्चन एक कूलाम का नहीं है, क्या है, मिनिमम चार्ज। तो मिनिमम चार्ज का इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी में क्या होगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, चार्ज नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल मिनिमम चार्ज होता है। तो आंसर क्या होगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। देखो यहाँ पे ये इसका डबल लिखा हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये मिनिमम नहीं होगा। ये एक
स्टैट कूलाम, यानी ये आपके पास कूलाम, यानी एक स्टैट का मतलब क्या हुआ, ये उसका आपके पास ऐसा यूनिट हो जाएगा, एक कूलाम की बात कर रहा है। और ये क्या हो रहा, बोलो, 1 कूलाम, 1 कूलाम, ये भी नहीं होगा। तो ये ना आपके पास ये होगा आंसर, ना आपके पास ये होगा, वो यूनिट कन्वर्ट कर दी है। और ये आपके पास क्या हो गया, यानी ये वाली बात और ये वाली बात लगभग क्या है, सेम है, बस क्या कर दिया गया, यूनिट कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का आंसर होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 10 टू पावर क्या होता है, 19 कूलाम का होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन इसके अंदर, आज मेरे पास ये वाला क्वेश्चन का भी फिर से आपको आंसर मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज 2 मेटालिक स्फीयर्स ऑफ सम रेडियाई ऑफ सेम रेडियाई, बट वन इज अ सॉलिड एंड अदर इज अ हॉलो। यानी क्या है कि रेडियस सेम है, यानी 2 मेटल के स्फीयर हैं जिनका रेडियस क्या है, सेम है। इसको भी आर कह दो, और इसके भी क्या कह दिया, आर कह दिया। और क्या कह रहा, सॉलिड एंड अदर इज हॉलो, इसको मैं सॉलिड कह दे रहा हूं, यानी अंदर इसके अंदर कुछ है, और ये आपके पास क्या हो गया, हॉलो हो गया, और ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है, देन एक जैसे है, क्वेश्चन का सॉलिड स्फीयर कैन बी गिवन अ मोर चार्ज। देखो यहाँ चार्ज के बारे में डिस्कशन, ऑप्शन पढ़ने से पहले इसकी प्रॉपर्टी देखो कि कौन सी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। कभी भी इसका मैंने फिर से प्रॉपर्टी में जिक्र किया था, लेकिन एक बार फिर से समझो। मैंने कहा था अगर आप किसी मेटल को अंदर चार्ज देते हो, ये सॉलिड बॉडी है, आपने चार्ज दिया, तो ये चार्ज क्या करेगा, दूर दूर फैल जाएगा, क्योंकि ये इसके पास मेटल है। ये क्या है, मेटल है। तो मेटल में कमाल की खूबी होती है कि ये चार्ज के मूवमेंट को अलाउ करता है, और चार्ज के मूवमेंट को अलाउ करता मतलब इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है। और इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है, वो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आके रुक जाएंगे, वो सरफेस पे आके रुक जाते हैं, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाएगा। जैसे हमें आपस में भी होता है, कभी कभी दो लोग झगड़ जाए तो क्या कहते हैं, चलो ऑटो दूर दूर रहो। दूर दूर रहने से क्या होगा, उनके बीच में जो झगड़ा होगा वो कम होगा। यहाँ पे कहेंगे जो रिपल्सन, जो दूर दूर एक दूसरे को देख देख के घूर रहे, दूर रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम होगा। तो इन शॉर्ट ये आपने देखा होगा, इंडिया आजू बाजू वाले के साथ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। हमारी कंट्री के आजू बाजू जितने भी कंट्री हैं, उस कंट्री के बारे में आपको पता ही होगा कि किस तरीके से कुछ ना कुछ नाटक होता रहता है। लेकिन बाहर की जो कंट्री बहुत दूर है, उनके साथ थोड़ा कम होता है, या मुंह से कुछ बोल दिया, नॉर्मली नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये दूर दूर रहना पसंद करेंगे, ताकि इनमें आपस में क्या हो, रिपल्सन कम से कम हो, झगड़ा कम से कम हो, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे मेटल में कमाल की खूबी होती है। तो मेटल का जो केस होता है, अब इलेक्ट्रॉन को रुकना कहाँ है, इलेक्ट्रॉन को रुकना है उसकी सरफेस पे। तो अगर आपके पास जो मेटल है, अगर ये सॉलिड है, ये कौन सा है, सॉलिड, यहाँ हॉलो भी होता, तो हॉलो में तो अंदर इलेक्ट्रॉन आप दे ही नहीं पाते, उसका इलेक्ट्रॉन भी कहाँ रुकता है, सरफेस पे रुकता। तो मेटल के केस में जो सॉलिड होता है वही आपका क्या हो जाता है, हॉलो के जैसा ट्रीट आप कर सकते हो, क्योंकि हॉलो में भी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, या चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे। और सॉलिड में भी चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे, क्योंकि ये अंदर चार्ज दोगे तो तुरंत क्या करेगा, लड़ जड़ के कहाँ पहुंच जाएगा, दूर दूर, यानी सरफेस पे। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मेटल के केस में हॉलो और सॉलिड दोनों के केस में जो चार्ज की प्रॉपर्टी वो लगभग क्या आती है, सेम, अगर साइज सेम है। तो देखो यहाँ इस पे चार्ज कहाँ रुकेगा, अब मैं कोई एक चार्ज ले लेता हूँ, ये इस पे चार्ज रुकेगा आपके पास, मान लो मैंने प्लस ले लिया, तो इस पे भी चार्ज कहाँ रुकेगा, सरफेस पे। और इस पे भी चार्ज कहाँ रुकने वाला है, बोलो, सरफेस पे रुकेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉलिड स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, यानी इसको आप ज्यादा चार्ज दे सकते हो, पहला। सेकंड ऑप्शन, हॉलो स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, यानी इसको आप ज्यादा चार्ज दोगे या इसको ज्यादा चार्ज दोगे। दे कैन बी चार्ज इक्वली, यानी उनको इक्वल चार्ज दे सकते हैं हम, और नन ऑफ एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि इनके साइज सेम है, साइज सेम है, तो सरफेस क्या होगी, सेम होगी। सरफेस सेम होगी तो जितना ये स्टोर करेगा उतना ये स्टोर करेगा, क्योंकि अंदर वाले का कोई रोल ही नहीं रहा, यानी अंदर मास होते हुए भी यहाँ पे उस मास का कोई भी रोल प्ले नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे कि दोनों क्या होंगे, सेम ही चार्ज स्टोर करेंगे, यानी आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा। चलो
अगले क्वेश्चन पे देखो ये चीज, यही चीज अगर आपके पास इंसुलेटर होता, मान के चलो रबड़ होती, प्लास्टिक होती या कुछ और होता, तो आंसर बदल जाता। तो देखो ये अपनी सरफेस पे भी अगर मान के चलो ये रबड़ का होता या कोई ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटर टाइप हो, जो इलेक्ट्रॉन को अलाउ ना करे, तो वो अंदर भी स्टोर करता और बाहर भी स्टोर करता, तो उसकी इसमें इसका आंसर क्या होता है, ज्यादा स्टोर करता। यानी जिसके पास देखो ये आपके पास सॉलिड था, तो ये अंदर भी क्या करता है, उसको स्टोर करता, और इसके पास तो अंदर जो है ही नहीं कुछ, तो ये सिर्फ बाहर स्टोर करता है। लेकिन ये क्या होता, ये होता आपके पास ये नॉन मेटल टाइप होता है। क्या होता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल एक टाइप से क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को चलने को अलाउ ना करें। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर नॉन मेटल टाइप कुछ भी होता तो आंसर सॉलिड का ज्यादा होता, लेकिन मेटल के केस में ये आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमें ये पॉइंट लर्न भी करना होगा, ध्यान रखना होगा कि मेटल के केस में अगर आप चार्ज देते हो तो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, उसकी सरफेस पर रुकता है। ये उसका बिहेवियर है, और ये प्रॉपर्टी आपको चार्ज के अंदर सिखाई गई है, बट फिर भी आप यहाँ पे ध्यान रखने का। अगला क्वेश्चन है, एन आइसोलेटेड सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्फीयर। यानी एक आइसोलेटेड सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, फिर से टर्म क्या इस्तेमाल हो गया, मेटालिक, यानी मेटल इस्तेमाल हो गया। तो फिर से वही प्रॉपर्टी आएगी कि भाई मेटल में चार्ज अगर दोगे तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पर जाएगा। तो क्या कह रहा, यूनिफॉर्मली। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझो। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ से समझाऊं कि जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने कितने चार्ज लिए हैं, 4 चार्ज, तो ये लेंथ मैंने सपोज कर लिया कि मैंने कहा 2 है, कोई भी 2 मीटर या जो भी मानना है, इसमें 2 चार्ज है। और कोई एक बड़ी रॉड ले लो, इसके अंदर भी उतनी अगर लेंथ लिया जाए तो इसमें भी चार्ज कितना हो, यहाँ हो या ना हो, लेकिन अगर यहाँ पे लेंथ फिर से 2 लिया जाए तो चार्ज की वैल्यू क्या होनी, सेम होनी चाहिए। यानी बंटवारा आप कह सकते हो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल चार्ज, यानी जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, अगर शेप सेम है तो ये यूनिफॉर्मली। कभी कभार क्या होता है, ये अलग अलग बंटवारा हो जाता है, तो ये टर्म कम लिखा मिलता है, लेकिन अगर लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल बंटवारा है। लेकिन अगर ये बदल जाए तो पूरे क्वेश्चन की थीम ही बदल जाती है, क्योंकि फिर आपको इसके अंदर देखना होगा कि भाई ये रिजल्ट और 2 कंपैरिजन का भी होता है, तो इसका रिजल्ट इसमें डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होगा। कई बार क्या करते हैं, एक चीज हम दूसरे में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली टर्म इस्तेमाल करते हैं। बट यूनिफॉर्म, जैसे हम कहते हैं अर्थ का मास, अर्थ में ग्रेविटी में आपको सिखाया जाता है जितना मास, यानी आप डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या लेते हो, सेम। मतलब यहाँ पे एक छोटी सी जगह लो और यहाँ पे एक छोटी सी जगह लो, तो जितना मास यहाँ पे होगा उतना मास यहाँ पे होगा, यानी मास की वैल्यू हम क्या मानते हैं, सेम मानते हैं, क्योंकि बंटवारा कैसा मानते हैं, सिमेट्रिकल। लेकिन कभी कभी ये बदल जाता है, तो फिर हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो तेरा मेटल है, और मेटल के केस में इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड भी होगा, ये सॉलिड रहा, ये हमारे लिए किसका काम करेगा, हॉलो का जैसा काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, बोला ठीक नहीं था, अभी ठीक है, ये किसका काम करेगा, ये हॉलो के जैसा काम करेगा। तो जितना चार्ज देंगे सारा चार्ज कहाँ पे आके रुकेगा, इसकी सरफेस पे आके रुकेगा। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली बट ओनली ऑन द सरफेस, यानी यूनिफॉर्म होगा सरफेस पे रुकेगा, ये करेक्ट हो सकता है। ओनली ऑन द सरफेस बट नॉट नॉन यूनिफॉर्म, ये आंसर रॉन्ग हो गया, क्योंकि मेटल है तो वो सिमेट्री के हिसाब से बटेगा, ये बेकार हो गया। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मली इनसाइड द वॉल्यूम, यानी अंदर होगा, अंदर तो होता ही नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। नॉन यूनिफॉर्मली इनसाइड द, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्मली बट ओनली ऑन द सरफेस, यानी केवल सरफेस पे बटेगा और कहीं ये बंटवारा नहीं हो सकता। आगे चलते हैं स्टेप क्वेश्चन नंबर 5। क्या करा, अ कंडक्टर हैज 14.4 10⁻⁻19 coulombs पॉजिटिव चार्ज, द कंडक्टर हैज। अब देखो यहाँ कैसा चार्ज है, फिर से देखो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, हमने बिगनिंग में, यानी वीडियो के बिगनिंग में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुए होंगे, भागे होंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस तो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, कमी होगी। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे सीधे ही चले गए, एक्सेस का तो सवाल ही पैदा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में तो नहीं होगा। हाँ, प्रोटॉन एक्सेस में क्या लिखा होता है तो हो सकता है। चारों ऑप्शन देखो इलेक्ट्रॉन के लिए है,
तो एक्सेस वाला तो गए, तो दो ऑप्शन में फंस जाएंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन का है। या तो 27, जैसे हमारे पास दो ऑप्शन है, तो Q इक्वल टू क्वांटाइजेशन एन होता है आपके पास। Q आपके पास दिया हुआ कितना, 14.4 इंटू 10 टू पावर क्या है -19 इक्वल टू n, और E की वैल्यू हमें पता होती है कितना होता है 1.6 10 टू पावर क्या होगा -19। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो ये वाला हिस्सा ये डिवाइड होके कट जाएगा सीधा, तो ये यहीं से उड़ा दो। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 14.4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1.6, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये सीधा यहाँ से कट करोगे तो 9 आ जाएगा। n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा, यानी ये 9 टाइम्स कट जाएगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, और इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, गए होंगे तो मतलब क्या हुआ होगा, शॉर्ट हुआ होगा, नुकसान हुआ है। तो 9 इलेक्ट्रॉन का वो जो भी सिस्टम रहा होगा या बॉडी रही होगी या जो भी कुछ रहा होगा, वहां से कितने इलेक्ट्रॉन मूव किए, बॉडी है कंडक्टर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे शॉर्ट हुए हैं, 9 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, शॉर्ट हुए हैं। चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज, चार्ज बताना और इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, फिर से देखो इलेक्ट्रॉन यहां से भागे हैं, तो चार्ज कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब चार्ज का कैसा आना, पॉजिटिव आना। तो ऑप्शन क्या हो सकता है, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, अब सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ आपके पास फिर से वही क्वांटाइजेशन लगेगा, Q इक्वल टू क्या होगा एन ई, तो Q इक्वल टू एन की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 टू पावर क्या 19, E की वैल्यू कितनी होगी 1.6 10 टू पावर क्या होगा -19। मैंने आपको कहा था कि इसका साइन मत लेना, आपको लैंग्वेज से ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन आया है या इलेक्ट्रॉन गया है, क्योंकि साइन लोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में आप गलती कर बैठोगे। तो यहाँ पे देखो ये इसको खत्म कर देगा, कैसे 10 की पावर 0 बचेगा, ये सम होगा तो ये माइनस है तो 0 हो जाएगा, और क्या बचा 1.6, और किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो आपका आंसर आएगा क्या 1.6 कूलम। तो ये आपके पास आंसर आया, लेकिन आंसर का साइन यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रॉन क्या हुए रिमूव हुए हैं, तो कैसा साइन आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस लगा दो आप। अगर आए होते इलेक्ट्रॉन तो यहाँ माइनस होता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा 1.6 कूलम। चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, वन मेटेलिक स्फीयर A is given a positive charge whereas another identical metallic sphere of exactly same mass of A equal amount of negative charge, then अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, वन मेटेलिक स्फीयर A is given a positive charge whereas another identical metallic sphere B लिखो यहाँ पे, B of exactly same mass of A is given equal amount of negative charge। अब क्वेश्चन जरा यहाँ पे B होगा बेटा, तो जहाँ छोटा है वहां पे क्या कर लेंगे हम B कर लेंगे। तो देखो जरा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टाइपिंग में इधर उधर हुआ है, ये B आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जरा किस तरीके से कह रहा है, एक A है और A के जैसा ही कौन है, एक B है, ये आपके पास A रहा और ये आपके पास क्या रहा B रहा। क्या कह रहा, वन मेटल स्फीयर A इज पॉजिटिव चार्ज, यानी दोनों एक जैसे हैं और A को कैसा किया गया पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया। क्या कह रहे हो, आपके पास पहले दो स्फीयर थे, एक आपके पास A था और एक आपके पास क्या थे, यानी एक आपके पास B था, दोनों यहाँ अलग रखे हुए थे, कोई चार्ज नहीं था, यानी इस पे भी 0 था और इसको मैं Y बोल दूं तो इसको भी क्या था 0, चार्ज की बात कर रहा हूं। मास दोनों के सेम थे, यानी इसका मास m कह दो तो इसका भी मास क्या था m था, सेम मटेरियल सब कुछ। अब क्या कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया प्लस कर दिया गया और इसको उतना ही क्या कर दिया गया, इसको y बोला तो माइनस कर दिया गया। एक जैसा है
इसको मैंने x बोला और इसको y बोला, यानी चार्ज के टर्मोलॉजी में। ए के लिए x और बी के लिए y। क्वेश्चन अब पढ़ो, वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, यानी ए को, यानी पहले जीरो था, क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया। वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर वी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास, यानी मास दोनों के सेम है, ए यानी जो ए का मास है वही उसका है, इक्वल अमाउंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज, यानी इसको एक प्लस है तो इस पे एक माइनस दे दिया गया। अब क्वेश्चन में मास के बारे में पूछ रहा है कि इसका मास, ए के मास और बी के मास में क्या चेंजिंग आए होंगे। चार्ज तो कह रहा है कि एक को आपने क्या किया, प्लस किया, और एक को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो बताओ, यानी इस पे एक प्लस है और इस पे एक माइनस है, या इक्वल प्लस और इक्वल माइनस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ मास में किसके बदलाव आया होगा। तो देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है, इनिशियल मास सेम है, तो जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है उसका मास थोड़ा बढ़ जाता है। यानी इसके मास को अगर मैं यहाँ पे क्या कह दूं, एम ऑफ वी कह दूं, तो इसका अपना मास पहले वाले मास से क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। और ए का जो मास है, मास ऑफ ए है, वो कम हो गया होगा, यानी पहले मास क्या है, जो पहले मास था वो ज्यादा होगा, ए के मास में कमी आई होगी, यानी ए का कम हुआ और बी का ज्यादा हुआ। ऐसा क्यों हुआ समझो। ए का मास कम इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका न्यूट्रल बॉडी था यहां से इलेक्ट्रॉन भागे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हुआ ना ये, तो इलेक्ट्रॉन यहां से भागेंगे और भागेंगे तो अपना मास लेके जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, तो हम मास में वेरिएशन नॉर्मली नहीं मानते, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि मानो आप, तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन भागे होंगे उतना मास में कमी आई होगी, इसलिए जो ए का मास, जो नया मास हुआ होगा, पुराने से कम हो गया होगा, तो मास ऑफ ए जो नया मास है वो पुराने से कम हो गया, या पुराना मास उसका ज्यादा रहा होगा। लेकिन बी के मास के साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए हैं, तो बी के मास में इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो मास ऑफ बी इज इंक्रीज और मास ऑफ ए इज डिक्रीज। तो पहला ऑप्शन है मास ऑफ ए एंड बी, मास ऑफ ए एंड मास ऑफ, यहाँ पे बी आएगा, इज स्टिल रिमेन इक्वल, मास इक्वल नहीं हो गए, ये आंसर रॉन्ग हो गया। मास ऑफ ए इंक्रीज, ए का मास कम हुआ है, ए नहीं होगा। मास ऑफ बी डिक्रीज, डिक्रीज नहीं हुआ, बी का मास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। आंसर क्या आएगा आपके पास, बोलो, डी आएगा। इन शॉर्ट ये है कि पहले सिचुएशन सेम हो और बाद में अगर आप क्या दे दो, चार्ज दे दो, तो प्लस बॉडी का मास कम हो जाता है और नेगेटिव बॉडी का मास बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, और इलेक्ट्रॉन जहां नेगेटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन उस पर आएगा तो मास लेके आएगा, तो इसलिए मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पिछले वीडियो में कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से सुन लो कि ये क्वेश्चन आपको फिर से ध्यान रखना होगा कि इसका आपके पास कितना वैल्यू आता है। क्यू इक्वल टू क्या करेंगे, हम सिंपली एन ही करेंगे, एन की वैल्यू रिक्वायर्ड है, क्यू की वैल्यू 1 आती है, आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन इन 1 कूलम, तो ये 1 हो जाएगा, और ई की वैल्यू हमारे पास पता होती है हमें कितना, 1.6 10 टू पावर माइनस 19। ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1.6 10 टू पावर माइनस 19 इक्वल टू एन। जब हम इसको डिवाइड करोगे, ये हिस्से को डिवाइड करोगे, तो वैल्यू आती है 0.625। बहुत स्टैंडर्ड डेटा है, तो इसलिए आपको ये लर्न करना होगा इस क्वेश्चन को। और इसको अगर ये नेगेटिव यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस, एक यहाँ एडजस्टमेंट करो तो एन इक्वल टू कितना आएगा, एन इक्वल टू आपके पास आएगा 6.25 10 टू की पावर क्या आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर है इसलिए यहाँ यूनिट वगैरह कुछ नहीं आएगा, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम चार्ज में। यानी आप सोचो, जब 1 कूलम का चार्ज है, सिर्फ चार्ज 1 है, तो पार्टिकल्स कितने हो गए, बहुत ज्यादा पार्टिकल हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। यानी ये आपको पास ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर 1 कूलम में काफी ज्यादा नंबर हो जाता है। आपको मैं इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे हम कहते हैं आई इक्वल टू क्या कहते हैं, क्यू बाई टी कहते हैं। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये 1 1 हो गया, तो 1 हो जाएगा ही। इसका मतलब ये करंट जो हुआ आई, यानी करंट जो हुआ वो क्या हुआ,
इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए चार्ज की वैल्यू 1 ले ली, तो आप कहोगे करंट कितना हुआ, 1 एम्पियर का हुआ। करंट जो फ्लो होता है हमारे वायर में, जो 1 एम्पियर का करंट हुआ, करंट की वैल्यू 1 लिखी, लेकिन 1 करंट है जो कि 1 कूलम चार्ज का फ्लो हुआ 1 सेकंड में, मान लिया अभी। लेकिन वो 1 एम्पियर के करंट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर जगह में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, इतने नंबर ऑफ, यानी 6.25। अगर इसको ओपन करूं 625000000, जो कि आपको 1 एम्पियर यानी 1 करंट दिख रहा था, 1 की वैल्यू थी, लेकिन उसमें सोचो यहाँ पे 16 जीरो, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्लो हो गए। कभी आप चार्जर या कोई ऐसी चीज देखो कि उसमें करंट की वैल्यू हमेशा कम लिखी जाती है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज के अंदर ही इतने सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो सोचो, और वो भी 1 सेकंड में। टाइम देखो यहाँ पे कितना है, 1 का है, तो 1 सेकंड में इतने सारे पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर वायर में। यानी हमारे जो चार्जिंग के वायर होते हैं, सोचो उसमें अगर 1 एम्पियर लिखा, 1 से ज्यादा ही आता है आजकल, 2.5 या 4 तक लिखा होता है, तो डबल होगा तो इसको 2 गुना हो जाएगा। अब समझ जाओ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं वायर के अंदर, लेकिन उनका साइज इतना छोटा है कि हमें उसका फील नहीं होता, लेकिन हमें अगर टच हो जाए तो फिर सब याद आ जाता है। फिलहाल एक स्टेप आगे चलते हैं। क्या कह रहा, when 10 to the power 14 electron are removed from a neutral metal sphere, the charge on the sphere is। ये क्वेश्चन यूनिट कन्वर्जन के है बेसिकली। हमें कभी कभी क्वेश्चन को ऑप्शंस के हिसाब से मॉडिफाई यानी चेंज करना होता है। यानी क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, तो देखो जरा, इलेक्ट्रॉन और रिमूव, यहाँ से देखो लैंग्वेज पढ़ के ही आपको कुछ चीजें यहाँ समझ में आती है। रिमूव मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, भागा है, और इलेक्ट्रॉन जब भी बॉडी से भागता है तो बॉडी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। इसका मतलब है नेगेटिव वाले तो ऑप्शन वैसे भी नहीं हो गए, तो चाहे आए या ना आए तो खत्म ही हो गया। तो 2 ही ऑप्शन में सारा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, एक्स की पावर यानी जो भी आपके पास चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा, ये पक्का है। तो देखो यहाँ फिर से इलेक्ट्रॉन आर रिमूव, तो क्यू इक्वल टू क्या लगेगा आपके पास, एन ई की प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्यू रिक्वायर्ड है, एन की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, 10 टू पावर क्या है 14, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6, 10 टू पावर क्या होगा -19। ये पावर को अगर ऐड करो तो ये बचा 1.6 10 टू की पावर, ये 19 है तो क्या बचा -5 बचेगा। जिसको ना आता हो यहाँ कर लेने का, 14 -19, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन आता है, तो आंसर क्या आएगा, इसमें से 5 बचेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू साइन लेके आएगी तो -5। ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूब हो गया। लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। हमें क्या चाहिए, माइक्रो में चाहिए। ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। मैथमेटिकली ऐसा करना ठीक है। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा ले जाके, और ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, और वो उसके साथ जाएगा तो 10 टू पावर -6 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया था अभी समझ में आ जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है ना, वो माइक्रो होती है। तो ये हो गया आपके पास माइक्रो कूलम, और ये आपके पास 16 हो गया, और प्लस का था तो प्लस का साइन भी यहाँ पे लगा लिया। तो आंसर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 16 माइक्रो कूलम। क्योंकि ऑप्शन से एंड मिल रहा था कि आप माइक्रो में कन्वर्ट करो, तो आप कहोगे सर ये कहाँ से, तो माइक्रो का आपको ध्यान रखना होगा। माइक्रो -6 होता है, इसलिए यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, यही कुछ और होता तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता, चेंज करना होता। यस, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल, ये क्वेश्चन आपको लर्न कर लेना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये लर्न कर लेना, उस पर चार्ज कितना होता है वो लर्न कर लेना, उस पर मास कितना होता है वो लर्न कर लेना। ये तीनों चीजें मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन आपको लर्न कर लेना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो अल्फा पार्टिकल होता है, हम कहते हैं कि He++ को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसे हम अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल जो है कहाँ गया, ये रहा, ये आपका अल्फा पार्टिकल है। अब इसके लिए हमें क्या समझना होगा, हीलियम के न्यूक्लियस को समझना होगा पहले। तो एटम देखो, पहले एटम हीलियम का अगर आप नंबर देखो तो यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे 4 होता है। इसका मतलब इसमें जो ये नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बताता है, दोनों चीजें। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है। और ये क्या बताता है, ये बताता है आपका P+N, यानी प्रोटॉन नीचे से मिल जाएगा। यानी ये बताता है क्या, E और P, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चीजें हैं। तो प्रोटॉन भी 2 है और इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो 2 2 लिख दिया।
अब यहाँ पे देखो 4 है, इसमें 2 क्या हो चुके हैं, प्रोटॉन 2 हो चुके हैं। ये चार्ज कब आया होगा, जब ये 2 रहा होगा, तो 2 न्यूट्रॉन ड्रॉ कर दो यहाँ पे। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब कह रहा है हीलियम, ये आपके पास एटम है पूरा, इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा वहां रहेगा, वो नहीं सोचने का इलेक्ट्रॉन कहाँ ड्रॉ के। याद रखो कि ये आपका क्या है, हीलियम का क्या है, पूरा एटम है। आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन अच्छा नहीं लगे, यहाँ दिखा सकते हो। तो ये आपके पास हीलियम का एटम है, तो हम क्या करेंगे, इस एटम से हमें क्या करना होगा, He++, यानी इसको भगा दो, इसको भी भगाओ, तो जो बचेगा वो क्या बचा, ध्यान से देखो। अब ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, तो क्या हो गया, ये आपके पास 2 प्रोटॉन और अंदर 2 न्यूट्रॉन, और जो बॉडी है वो हीलियम अगर लिखे इसको तो 2+ आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भागे तो 2 पॉजिटिव, तो ये आपके पास हीलियम का न्यूक्लियस हो गया। तो पहली बात, इस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे चार्ज सारे ऑप्शन प्लस में है, तो प्लस का होगा और डबल होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका डबल, यानी 2 ही चार्ज होगा। हम Q=N ही लगा सकते हैं यहाँ पे, Q=N, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भागे हैं इसलिए 2e, और इसकी वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है, तो 2, और e की वैल्यू कितनी आएगी, 1.6 10 टू पावर क्या लगा दो, -19, तो 16 2 जा क्या हो जाएगा आपका 32, जो कि 3.2 बनेगा, 10 टू पावर क्या होगा -19 कूलम का। ये आपका चार्ज होगा किस पे, अल्फा पार्टिकल में, जिसे हम हीलियम का न्यूक्लियस, देखो क्वेश्चन 2-3 तरीके से आता है, डायरेक्ट ऐसे लिख के आएगा, कभी कभार चार्ज की वैल्यू पूछेगा, और आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्ट बोलेगा अल्फा पार्टिकल है। तो आपके पास अल्फा के लिए देखो 2-3 बातें ध्यान से सुन लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। He++ होता है जिसे हम अल्फा बोलते हैं, यही आपका अल्फा है, जो कि क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, जो कि आपको यहां से ड्रॉ कर लेना, ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में कभी कभी आता है। चार्ज इस पर कितना होगा, जो आपके पास चार्ज होता है वो 2 ही होता है, यानी प्लस का, यानी आप इसको क्या कह सकते हो, पॉजिटिव 2 ही होता है। यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ, कहीं आप माइनस ना लगा बैठो, क्योंकि ऊपर दिख भी रहा है, तो +2 ही, जो की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दिख रही है, आप डायरेक्ट ऐसे रखो या फिर ऐसे, ये आपके पास क्या हो गया, क्यूब हो गया, चार्ज इसका डबल होता है। अब इसका मास की बात की जाए तो देखो यहाँ नॉर्मली हम अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को क्या मानते हैं, लगभग सेम मानते हैं। तो अब अल्फा पे अगर मास की बात की जाए तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो भाग ही गया, तो यहाँ पे 4 पार्टिकल का मास होगा, जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 क्या होंगे, न्यूट्रॉन। तो अगर मैं कहूं कि ये क्या होगा, तो आप कहोगे 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन, और यही आपका टोटल मास होगा किसका, मास ऑफ अल्फा होगा। मास ऑफ अल्फा क्या होगा, 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन होता क्या है कि हम इन दोनों को सेम मान लेते हैं, किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके मास लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर इसकी जगह भी m रखा जाए, यानी इसको मैं m मान लूं, तो इसको भी क्या मान ले रहा हूं m, यानी इन दोनों की वैल्यू अगर सेम मान ली जाए, और अक्सर सेम ही मानते हैं हम अभी तक, कि न्यूक्लियस में जाके चेंज होता है, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक है मैग्नेटिज्म में हम सेम मानते हैं, तो इसका वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा। अब ये 4m जो आया, ये आपके पास मास ऑफ क्या है, अल्फा, या तो ये कहो या फिर ये कहो 4m, जहां पे m क्या होगा, m इज द मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास क्या रख दिए गए हैं, सेम रख दिए गए, लगभग उनकी वैल्यू सेम मानते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m, जहाँ पे m क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये आपको अल्फा के लिए ध्यान रखना है, चार्ज कितना होता है, 2 ही होता है, He++ होता है, जो हीलियम का न्यूक्लियस होगा, और क्या होगा, मास 4m मानेंगे, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहो तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन और 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच बेटा।